साहब, मैं आज जो एक पीरियड मैं तब उधर बैठता था असेंबली में, इन लोगों के साथ ही मैं होता था उधर ऑपोजिशन में, तब पीपल्स पार्टी भी होती थी वहाँ मेरे साथ। तो हमने एक मुल्क ने फैसला किया कि अमेरिका की वॉर ऑन टेरर ज्वाइन करने का। मैं आज इसके ऊपर इसलिए बात करना चाहता हूँ कि ये मैं बड़ा, अगर मेरी सारी ज़िंदगी में जो मैं सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी होते हुए मुझे ज़िल्लत फील हुई है वो इस टाइम पे हुई है, तो इसलिए मैं आज इसकी बात करना चाहता हूँ। हमने फैसला किया कि जनाब हम फ्रंट लाइन स्टेट बन जाएंगे अमेरिका की वॉर ऑन टेरर। मैं उस वक्त, एक सीट थी मेरी तब भी, मैं बार बार कहता था कि इससे जंग से हमारा ताल्लुक क्या है। अल-कायदा अफगानिस्तान बैठी हुई है, मिलिटेंट तालिबान अफगानिस्तान में, हमारे पास तो वो भी नहीं थे। हमने क्या किया है कि हम उनकी जंग में शिरकत कर लें। वो जो पीरियड है वो मैं इसलिए चाहता हूं कि हम हमेशा के लिए, मेरी कौम सीखे। कौम, एक इंसान, एक इदारा आगे तब बढ़ता है जब अपनी गलतियों से सीखता है। वो जो हमने हिमाकत की, मैं ये चाहता हूं कि मैं उधर पीरियड आपको, क्योंकि मैंने शिरकत की उसमें, वो जो मीटिंग्स हो रही थी जब वहां फैसले किए गए, फैसला ये किया गया कि नहीं जी अमेरिका बड़ा नाराज है। लफ्ज इस्तेमाल किया गया जो उस मीटिंग में होंगे, वुंडेड बेयर है, किस तरफ भी हाथ मार देगा, हमें कुछ भी कर सकता है, इसलिए हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हम मदद करें, दहशतगर्दी हुई थी, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन जो हमने किया उसके बाद, कोई कौम किसी और की जंग में शिरकत करके 70,000 अपने लोगों की कुर्बानी देती है, $150 अरब अपने मुल्क से, उससे भी ज्यादा गया होगा, हमें पता ही नहीं है, क्योंकि यहां तो कोई क्रिकेट टीम नहीं आती रही। इन्वेस्टर ने कहा ना पाकिस्तान, यहां तो मुल्क को उन्होंने कह दिया द मोस्ट डेंजरस प्लेस इन द वर्ल्ड। तो हमने जो वो कहते रहे हम करते गए। एक टॉमी फ्रैंक्स उनका कोई जनरल था, उसकी किताब मैंने उसमें एक सेंटेंस पढ़ा, उसने कहा कि वी न्यू मुशर्रफ वाज वनरेबल सो वी केप्ट पुशिंग हिम। वो जो वो कहे हम करने के लिए तैयार हो जाए। लोग अपने वहां पकड़ा दिए, उनको पकड़ के गुआंटानामो में भिजवा दिए। अपनी किताब में लिखा मुशर्रफ ने कि मैंने पैसे दे के लोगों को भिजवाया। किस कानून के तहत? यानी जो अपने लोगों की, अपनी कौम की, अपने लोगों की, अगर वो हुकूमत ही उनकी हिफाजत नहीं करती तो और किसने उनकी हिफाजत करना है? पकड़ा दिया जनाब अमेरिका को, गुआंटानामो में पहुंचा दिया। और यहां रुकी नहीं बात। कबायली इलाके में जी वहां तोरा बोरा के बाद उनके थोड़े से अलकायदा आ गया। अलकायदा तोरा बोरा के बाद आ गए, ओपन बॉर्डर था कबायली इलाके में। हमें उन्होंने हुक्म किया कि आप जाके उनको अपनी फौज भेजो कबायली इलाके में। चंद 100 अलकायदा के पीछे हमने अपनी फौज भेज दी कबायली इलाके में। अब जब फौज कबायली इलाके में जाएगी, वो अपने लोग थे उधर, जो फिर उधर से वो ड्रोन अटैक करें, वहां हमारे शहरी मर जाएं, उधर हमारी फौज जिसको पता ही नहीं कि किसके पीछे जा रहे हैं, चंद 100 लोगों के पीछे कबायली इलाके में गए। उसका नतीजा क्या हुआ? आधा हमारा कबायली इलाके के लोगों ने नकल मकानी की। वो कबायली इलाका अभी तक कहीं रिकवर नहीं किया। मेरी तरह का आदमी जो कहता गया कि ये गलत हो रहा है, मुझे तालिबान खान बना दिया। यानी वो मैं जब कहता था अफगानिस्तान में कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं, जनाब ये प्रो तालिबान है। वो जो पीरियड था, असद कैसर साहब, स्पीकर साहब, हमारी तारीख का सबसे, मैं अगर मुझे से कोई पूछे, सबसे स्याह वक्त था। हमें पता ही नहीं है कि दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है। अमेरिका हमारा दोस्त है? कभी ये सुना है कि आपका दोस्त अपने मुल्क में बमबारी कर रहा हो? कि दुनिया में ये सुना है कि आपके मुल्क में ड्रोन अटैक्स कर रहे हो? आपका एलाय है। अच्छा, वो जो लोग मरते थे, जिनके बीवी बच्चे मरते थे जब बम फटता था, वो जाके
वो बदला किससे लेते थे? वो पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान से, दोनों तरफ पाकिस्तानी मार रहे हैं। मैंने जब पूछा कि ये आप जब उठाता था ये क्या कर रहे हैं, क्यों इजाजत दी हुई है? वो आगे से कहते थे कि क्योंकि पाकिस्तान ही इनके पीछे जा रहा, लिहाजा हमें वो करना पड़ता है। स्पीकर साहब, हमारा 30 साल से बैठा हुआ है लंदन के अंदर एक दहशतगर्द, उसको ड्रोन मारेंगे तो क्या वो इजाजत दे देंगे हमें? अब सोचिए, अगर इंग्लैंड में हम ड्रोन अटैक कर दें उसके ऊपर, तो क्या इजाजत देंगे वो हमें? तो अगर वो नहीं इजाजत देंगे, स्पीकर साहब, अगर वो इजाजत नहीं देंगे तो हमने क्यों इजाजत दी? क्या हम सब ह्यूमन हैं? हम आधे इंसान हैं? या क्या हमारी कोई वैल्यू हमारी जान की नहीं जो उतनी की? हमारे मुल्क में इजाजत दी गई, गवर्नमेंट से झूठ बोल रहा लोगों से कि नहीं जी हम मजम्मत करते हैं ड्रोन अटैक्स की। जिल्लत देखें क्या है कि पहले उनको इजाजत दे रहे हैं और इतना हौसला नहीं है कि पब्लिक को कहे कि हमने इजाजत दी हुई है, मजम्मत कर रहे हैं जी उनकी। एक मीटिंग हुई, ओपन हियरिंग हुई सेनेट के अंदर। उस मीटिंग के अंदर सेनेटर कार्ल लेवन पूछता है एडमिरल मलन से कि आप ये क्यों पाकिस्तान में ये ड्रोन अटैक्स कर रहे हैं जब पाकिस्तानी हुकूमत मजम्मत करती है? एडमिरल मलन ओपन हियरिंग के अंदर कार्ल लेवन को कहता कि हम पाकिस्तान हुकूमत की इजाजत से कर रहे हैं। वो आगे से क्या कहता? अब ये शेम की तो ये बात है, वो आगे से कहता है कि क्यों पाकिस्तानी हुकूमत सच नहीं बोलती अपने लोगों से, क्यों दोगली है? और ये ओपन, स्पीकर साहब, ये ओपन कैबिनेट सेनेट की हियरिंग पे जो पब्लिक के अंदर होती है उसमें ये हो रहा है। हमने अपने आप को जलील किया, हमें दुनिया ने नहीं जलील किया, हमने जलील किया अपने आप। हम अगर आज उनको अमेरिका का क्या बुरा भला कहें जब आपने खुद इजाजत दी हुई थी अपने लोगों को मारने के लिए। फिर से मैं रिपीट करता हूं, मुझे कोई इंस्टेंस बता दें कि आपके मुल्क, आप उनकी मदद कर रहे हैं, आपके लोग मर रहे हैं उनके लिए, और वो आप ही को बमबारी कर रहे हैं आपके मुल्क में। इसकी कोई दुनिया में मिसाल है? और ये हमने इजाजत दी। और स्पीकर साहब, फिर हम कहते हैं कि हमारी दुनिया में जी इज्जत नहीं है। जब उसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन किया एबटाबाद में, मैं स्पीकर साहब ओवरसीज पाकिस्तानियों को जानता हूं, जितनी जिल्लत ओवरसीज पाकिस्तानी को, लोग कहते हैं हम छुप गए, हम दुनिया को फेस नहीं कर सकते थे कि पहले तो एक आप उनके लिए लड़ रहे जी हम आपकी फ्रंटलाइन स्टेट है, और फिर जनाब जब उसको यहां मारा तो क्या हमारा एला है हमारे ऊपर इतना एतमाद नहीं करता था कि हमें कह दे कि आप करें? तो क्या वो हमारे दोस्त थे या दुश्मन थे? सारी अवाम कंफ्यूज फिर रही है। और जिस तरह की स्पीकर साहब, जिस तरह की चीजें उन दिनों में हुई, हमारी जनाब सारी सेल्फ एस्टीम खत्म हो गई। मुझे याद है एक नई चीज निकलाई, एनलाइटेड मॉडरेशन। हमने जी एक कॉइन कर दिया कि हम तो बड़े मॉडरेट लोग हैं। और मॉडरेट क्या है? एनलाइटेड मॉडरेशन। अच्छा, अब एनलाइटेड मॉडरेशन की आवाम को क्या समझ आनी है? मुझे भी अभी तक नहीं समझ के क्या चीज है। लोगों ने इसका समझा क्या? क्योंकि हमारी लीडरशिप इतनी मुतासिर थी, लोगों ने क्या कहा जी, सारों ने सूट शूट पहन लिया और अंग्रेजी बोलनी शुरू कर दी। टीवी प्रोग्राम पे जाते थे, जो भी जाता था पहले बैठ के अंग्रेजी बोलता था कि मैं एनलाइटेड मॉडरेट हूं, फिर उर्दू शुरू करता था। यानी एक मुल्क की इज्जत नफ्स ही खत्म करके रखते कि हमें अपने आप से शर्म आने शुरू हो गई कि जो हम पता नहीं दहशतगर्द हैं। और स्पीकर साहब, हमें यह समझ लेना चाहिए कि जब, फिर से मैं रिपीट करता हूं, जो कौम अपनी इज्जत नहीं करती दुनिया उसकी इज्जत नहीं करती। हमें मेरे से पूछा गया जी कि आप पाकिस्तान बेसिस देगा अमेरिका को?
देखिए, मैं अगला सवाल तो उससे ये पूछूं कि जब हमने इतनी सर्विस दी, 70,000 लोग हमारे गए, $150 अरब हमने अपने मुल्क का नुकसान कर दिया, क्या उन्होंने हमारी तारीफ की? क्या उन्होंने एक्नॉलेज किया कि कितनी कुर्बानी दी है पाकिस्तान ने? कोई दुनिया में मुल्क है जिसने किसी और के लिए इतनी कुर्बानी दी हो? उन्होंने उल्टा बुरा भला कहा, दोगले हो तुम। उन्होंने कहा जी अफगानिस्तान में दोगली गेम कर, अफगानिस्तान की जंग नहीं जीत रहा, वो भी हमारे पर डाल दिया। यानी बजाय कि अप्रिशिएट करना, उल्टा पाकिस्तान को बुरा भला कहा गया। तो स्पीकर साहब, इससे हमने एक सबक सीखा, कभी कभी इस कौम ने किसी के लिए किसी खौफ से हमने अपनी सॉवरेंटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अफगानिस्तान ये वाकई हमारे लिए एक बड़ा मुश्किल अब वक्त आ रहा है। मैं अपनी सारी कौम के सामने एक चीज़ कहना चाहता हूँ, हमने जितनी को, और अब ये भी मैं कह दूं कि हमारा जो हमारा और अमेरिका का इस वक्त इंटरेस्ट है वो एक ही अफगानिस्तान में। वो भी शुक्र है इतनी देर के बाद इस नतीजे पे आ गए हैं कि अफगानिस्तान में मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। जल्दी आ जाते तो शायद इतना ज्यादा खून ना होता। शुक्र आप आ गए हैं, लेकिन हम तो उससे पहले हमें इस चीज पे आ जाना चाहिए था, क्योंकि हम तो जानते हैं अफगानियों को, हमारे भाई हैं, हमें इनकी तारीख पता है। कभी अफगानिस्तान ने बाहर से इंटरफेरेंस एक्सेप्ट नहीं की, चाहे वो अंग्रेजों का देख लेते 19वीं सेंचुरी में, चाहे रूसियों का देख लें, सोवियट्स का, और चाहे ये जो इतनी लंबी सारी अमेरिका की तारीख में सबसे बड़ी जंग के बाद वो भी इस नतीजे पे पहुंच गए कि कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं था। हमें, अगर हम प्रोएक्टिव होते, हम उस वक्त एक खुददार हुकूमत खड़ी होकर कहती कि आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, अगर हम करते हम उनको बचा लेते, उधर से भी खून को बचा लेते जो हुआ है वहां अफगानियों का, और दूसरी तरफ इनको भी एक बेहतर टाइम पे ये निकल सकते थे। अब हुआ क्या है कि उन्होंने जब फैसला किया कि जी कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, एग्जिट डेट दे दी कि हम जा रहे हैं। अब जब वो जा रहे हैं तो पाकिस्तान को कह रहे हैं कि जी किसी तरह आप उनको टेबल पे ले आओ। हमारे पास क्या लीवरेज है उनको टेबल पे ना, सिवाय कि उनके कोई खानदान यहां बसे हुए हैं। क्या उनके खानदानों को पकड़ के जेलों में डाल दें? क्या करे और पाकिस्तान तो सिर्फ उनको कह सकता है ना कि मिलिट्री सोल्यूशन के ऊपर अगर आप जाएंगे तो वहां सिविल वॉर लंबी हो जाएगी तालिबान को, और सिविल वॉर लंबी होगी, अफगानिस्तान की भी तबाही है, और पाकिस्तान उसके बाद वो मुल्क है जिसको नुकसान होगा। लेकिन इसके बाद जब वो डेट दे चुके हैं, इससे ज्यादा हम लीवरेज क्या करें? और मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैं प्रेसिडेंट गनी को भी मिला हूं, मैं उनके अफगानिस्तान भी गया, उनके यहां भी लीडर्स को मिला, मैं उनको समझा के ये कह चुका हूं कि हमारा इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में इस वक्त अमन हो। हम आगे इकोनॉमी का सोच रहे हैं, हम सेंट्रल एशिया का सोच रहे हैं, हमारी रीजनल हमारी टाइज है ताजिकिस्तान के साथ, उज्बेकिस्तान के साथ, रेलवे हम बन रहे हैं, हम तो आगे का सोच रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं अमन हो, हम ना कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहते हैं अफगानिस्तान में। हम ना कोई फेवरेट्स चाहते हैं, ना हम कोई पार्टीज को चूज करना चाहते हैं। जो अफगानिस्तान के लोग चाहते हैं हम उनके साथ हैं। तो हम पार्टनर्स इन पीस तो अमेरिका के साथ हो सकते हैं और हमेशा रहेंगे, हम पार्टनर्स इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकते। स्पीकर साहब, अब मैं सिर्फ दो आखिर में अपील करना चाहता हूं। एक तो अपने ओवरसीज पाकिस्तानीज को
सबसे पहले तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिस तरह उन्होंने रेमिटेंसेस, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस पाकिस्तान में भेजी। आज 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट जो डेफिसिट आज 11 महीने से सरप्लस में चला गया है, वो ना होता कि अगर वो इस तरह पाकिस्तान की मदद ना करते इस मुश्किल वक्त पर। हमें उन्होंने जिस तरह रेमिटेंसेस भेजी। आगे जो मैं प्रॉब्लम देख रहा हूं, जैसे जैसे हमारी इकॉनमी ग्रो कर रही है, जो प्रॉब्लम आना है हमारे करंट अकाउंट के ऊपर आना है, यानी कि हमारी जैसे इंपोर्ट्स बढ़ती जाएंगी, इकॉनमी ग्रो करती जाएगी, तो प्रेशर आना है हमारे रुपए के ऊपर और करंट अकाउंट के ऊपर। तो शॉर्ट टर्म के अंदर मैं ओवरसीज पाकिस्तानी को ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान ये आपका मुल्क है। आपने देख लिया कि बाहर जाके जो भी दुनिया में आप बाहर चले जाए, अपने मुल्क जैसी कोई जगह नहीं है। मैंने आज बड़ी एक तकलीफ थे, आज मैंने स्टोरी पढ़ी। कनाडा के अंदर एक तो पहले पाकिस्तानी खानदान को उन्होंने एक गाड़ी, उनका जो इंतहा पसंद था उसने गाड़ी चढ़ा दी। अब आज कल मैंने पढ़ा अखबार में कि 30-32 साल का पाकिस्तानी नौजवान जो वहां गया हुआ था अपनी फैमिली को लेकर, वो ये उसकी आज बयान था, उसको चाकू मारा उन्होंने और वो हॉस्पिटल में, वही रेसिस्ट, ये जो इस्लामोफोबिया की वजह से जो वहां के रेसिस्ट हैं। तो उसने जो स्टेटमेंट दी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि वो हमारे लिए बड़ी तकलीफ है। उसने कहा कि देखें, मैं तो यहां रोजी कमाने आया था, अब मुझे खतरा हो गया अपनी बीवी और बच्चों को। तो ये सारे ओवरसीज पाकिस्तानियों को मैं आज कहना चाहता हूं कि देखें, हम बदकिस्मती से आपको नौकरियां यहां नहीं दे सके, आपको बाहर जाना पड़ा, और आप वहां काम भी अच्छा कर रहे हैं, कई बड़े एक्सेल कर चुके हैं। लेकिन ये जरूरी है आपके लिए कि आपका मुल्क तकड़ा हो, कि अगर आपको मुश्किल पड़े इस तरह की, तो आपको ये हो कि मैं अपने मुल्क में वापस जा सकता हूं। इसलिए काशिफ उस लड़के का नाम था। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे ओवरसीज, अब हम पाकिस्तान सही रास्ते पर निकला हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप पूरी तरह इस मुल्क की इसमें इन्वेस्ट करें, बिजनेसेस खोलें। हम अब पूरी तरह, मैं खुद लीड कर रहा हूं कि हम हर किस्म की रुकावटें दूर करें आपके लिए, रेगुलेशंस कम करें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करें, ताकि आप आए बैंकों में हमारे पैसे रखवाएं। क्योंकि ये जो शॉर्ट टर्म हमारा करंट अकाउंट के ऊपर जो प्रेशर पड़ेगा, वो सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी है, हमारी एक्सपोर्ट्स। मुझे बड़े फख्र से मैं कहता हूं कि जो एक्सपोर्ट्स के अंदर अब जो ऊपर गई है, तो हम आहिस्ता आहिस्ता तो सही रास्ते पर निकल चुके हैं कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। लेकिन थोड़े वक्त के लिए मैं अपने ओवरसीज पाकिस्तानी को अपील करूंगा, और उसके बाद मैं अपनी कौम से, अब मैं ये मेरे लिए काफ़ी मुश्किल चीज़ है ये जो मैं कहना चाहता हूँ कि देखें, जब एक मुल्क का सरबरा बाहर जाके दूसरे मुल्कों में मुल्क के लिए कर्जे या पैसे लेना चाहता है, ये मेरी 3 साल में 2 महीने कम जो भी पीरियड गुजरा, सबसे मुश्किल पीरियड होता है कि आप लोगों से जाके कर्जे मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं मुल्क के लिए। ये चले मेरे लिए तो है मुश्किल, लेकिन ये कौम नीचे जाती है। जिस कौम का लीडर जाके पैसे मांग रहे हैं, वो कौम की क्या हैसियत। तो मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूं कि देखें, आप सब चाहते हैं कि पाकिस्तान अजीम कौम हो। आप वो लोग हैं जो दुनिया में 4-5 मुल्क हैं जो सबसे ज्यादा खैरात देते हैं। ये वो मुल्क है, और मैं सबसे बड़ा रेसिपिएंट हूं। शौकत हरम के लिए पैसे इकट्ठे करता हूं, नमल यूनिवर्सिटी के लिए पैसे इकट्ठे करता हूं, 2 हॉस्पिटल बन चुके, तीसरा कराची में सबसे बड़ा हॉस्पिटल, सबके लिए पैसे देते हैं। इतने खुले दिल के लोग नहीं है दुनिया में जितने ये है। लेकिन स्पीकर साहब, जब टैक्स देना होता तो टैक्स नहीं देते। दुनिया में सबसे कम हम टैक्स देते हैं। 22 करोड़ हमारी आबादी है, मुश्किल से 22 लाख लोग टैक्स देते हैं। 22 लाख लोग कैसे उठा सकते हैं बोझ 22 करोड़ लोगों का? ये कैसे मुल्क आगे बढ़ सकता है? कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर सकते हैं? कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट कर सकते हैं? तालीम से कैसे कर सकते हैं जब पैसा ही नहीं है हमारे पास?
अभी मेरे सारे MNAs बारी बारी मेरे पास आए प्रोजेक्ट्स लेके, कम से कम तो 500 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स मुझे दे दिए, जी ये भी बना दो वो भी बना दो। तो कैसे बनाए जब पैसे नहीं है आपके पास? और पैसे तब आएंगे जब आप टैक्स देंगे ये लोग। मैं अपनी तरफ से सबको ये अश्योर करता हूं कि पूरा जोर लगा रहे हैं हम कि अपने ऊपर हम खर्चे ना करें। प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर कितना हमने हाउस और उसके में 108 करोड़ रुपया 3 सालों में हमने अपना एक्सपेंस कम किया है। फेडरल गवर्नमेंट ने किया, 2 साल में पाकिस्तानी फौज ने अपना बजट फ्रीज कर दिया। हमने पूरी कोशिश की है ऑस्टेरिटी की, लेकिन अब कौम को सामने आना पड़ेगा। अगर हमने खुददार कौम बनना है, हमें टैक्स देना पड़ेगा। इसको जिस तरह आप इसको ज़कात को समझते हैं, जिस खुले दिल से ज़कात देते हैं, खैरात देते हैं, तो टैक्स, ये मैं इसलिए कह रहा हूं आज क्योंकि हम अब पूरा, मैं ये आज कहना चाहता हूं कि हमने पूरी छूट दी है बिजनेसेस को। मुझे इतना भी पता है कई बिजनेस ने इतना पैसा बनाया जितना कभी नहीं। खुद मुझे बिजनेसमैन ने कहा कि हमारा कभी इतना पैसा नहीं बना। तो ये जरूरी है, सब बिजनेसेस सबको कहता हूं कि आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, पैसे दयानतदारी से पैसे देने चाहिए। हमारा काम है कि हम FBR को ठीक करेंगे कि FBR में हरासमेंट का जो इशू है, ऑटोमेशन लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह, ताकि इंसानों का कांटेक्ट ना हो। लेकिन अवाम का भी आपका काम है कि अगर आप दुनिया में खुददारी से फिरना चाहते हैं, हरे पासपोर्ट की दुनिया में इज्जत चाहते हैं, तो आपको अब उस तरह टैक्स देना पड़ेगा जिस तरह स्कैंडिनेविया के लोग देते हैं, जो कि आज खुशहाल माशरा है। खुशहाल माशरा तब तक नहीं होगा जब तक हम दयानतदारी से टैक्स नहीं देंगे। तो मेरी अपील है आज सबको, तो हमारा टारगेट स्टिफ है। हमने तकरीबन 6000 अरब रुपया इकट्ठा करना है टैक्सेस में, 5800 अरब रुपया हमने इकट्ठा करना है, जो हमारा टारगेट है। इसके ऊपर हम ये जो नया हमने अब फैसला किया है कि जिस तरह अमेरिका के अंदर टैक्स फ्रॉड का मतलब जेल, टैक्स फ्रॉड किया आप जेल में गए, यहां हम करने लगे थे, लेकिन हमें आया कि जी FBR को लोगों को इत्मीनान नहीं। अब फाइनेंस मिनिस्टर के नीचे कमेटी बनेगी, जो विलफुल टैक्स डिफॉल्ट होगा हम उसको जेल में डाल देंगे। क्योंकि अगर हमने ये ना पैसा इकट्ठा किया, अभी भी हम IMF प्रोग्राम में हैं, उन्होंने उसके बाद हमें कहना है कि जी इसके ऊपर टैक्स लगाओ और GST लगाओ और चीजों के ऊपर और खाने, तो लोग तकलीफ में जाएंगे। तो लोगों के, आप सबके इंटरेस्ट पे है कि अगर हम सारे लोग थोड़ा थोड़ा टैक्स दे देंगे तो हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा और फिर हमें लोगों के ऊपर मुश्किलें नहीं डालनी पड़ेंगी। आखिर में बस स्पीकर साहब, मैं अपनी कंक्लूड करता हूं तकरीर के, हमारा एक इशू है पाकिस्तान का जो कश्मीरियों के साथ जो जुल्म है इस वक्त, हिंदुस्तान की हुकूमत जुल्म कर रही है। मैं आज उसके इसलिए बात करना चाहता हूं कि 5 अगस्त, उससे पहले भी कश्मीरियों के ऊपर हिंदुस्तान की हुकूमत जुल्म कर रही थी। पैलेट गन्स का इस्तेमाल, लोगों को उठा लेना, उनको एक ऐसा ट्रीट करना जैसे जब से ये BJP की हुकूमत आई है, ये जो RSS का एजेंडा है, उनको हर किस्म की तकलीफ में था। लेकिन 5 अगस्त के बाद जुल्म की इंतहा हो गई। तो मैं आज इस प्लेटफॉर्म से इसलिए उनका नाम लेना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी। मैं उनके जज्बे को सलाम पेश करना चाहता हूं अपनी सारी कौम की तरफ से। कोई नहीं ये समझ रहा था कि जिस तरह का उन्होंने जो 80 लाख कश्मीरियों के ऊपर 8 लाख हिंदुस्तान की फौज बैठा दी ऊपर जाके, और हर थोड़ी देर के बाद एक जुडिशल किलिंग करते हैं, उनको डराया धमकाया, लोगों को, नौजवानों को पकड़ के बाहर ले गए, उनकी लीडरशिप को अंदर डाला। कोई नहीं समझ रहा था कि वो स्टैंड ले, वो खड़े होंगे। तो आज इस हॉल से मैं कहना चाहता हूं कि सारा पाकिस्तान उन दिलेर कश्मीरियों, उनकी ख़ास तौर पर ख़वातीन जिस तरह वो खड़ी होती हैं, जिस तरह वो बाहर जाती हैं, डेमोस्ट्रेट करती हैं, उनके जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, हम सब उनके साथ खड़े हैं। और जो मर्जी लोग कहें
कि जी ये कुछ करने लगे हैं कॉम्प्रोमाइज, किसी किस्म की, जब तक हम हिंदुस्तान से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बहाल नहीं होगी, जब तक जो 5 अगस्त के उन्होंने जो कदम उठाए वो वापस नहीं लेंगे, तब तक